नमस्कार दोस्तों। इस इतिहास का ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? इस अध्याय में देखेंगे कि आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब हम लोग यहाँ बढ़ेंगे कि खाद्य संग्रह किस प्रकार करते थे और ये भोजन उत्पादन की जो विधि है मतलब भोजन उत्पादन करने की प्रक्रिया अपनाने के समय में कितना समय वो बीत चुका है, वो इन दौरान क्या-क्या करते थे? इस अध्याय में इसी बारे पर चर्चा की गई है, ठीक है? चलिए हम देखते हैं कि जैसे आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? चलिए इस प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि आखेटक खाद्य संग्रह मतलब भोजन को इंतजाम करने का जो विधि, आखिर विधि क्या है भैया? ये है कि भोजन खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करना या फिर कुछ जानवरों को शिकार करना, चिड़िया मछली या मछलियाँ पकड़ना, कंद-मूंद और फल है या फिर अंडे हैं वगैरह इकट्ठा करने की जो विधि है, प्रणाली है, इसे अपनाने के कारण इसको क्या बोला जाता है आखेटक या फिर खाद्य संग्रह, ठीक है? आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल-मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे का इकट्ठा करते थे, ठीक है? आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। तो पहला कारण देखते हैं क्या कारण था भैया? यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आस-पास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला क्लियर हो गया कि एक ही जगह पर रहेगा तो यहाँ के जितना भी पौधा है जो खाने लायक है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग तीसरा कारण देखते हैं कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग इन उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ठीक है? चौथा कारण देख लेते हैं कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़-पौधा का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झील, झरना, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी भी कभी नहीं सूखता। कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता था। तो पानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता था जिसके कारण लोग इधर से उधर जाते थे। आगे देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। चलिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह क किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियों के औज़ार बनाए हों। इनमें से पत्थर के औज़ार आज भी बचे हैं, बिल्कुल जो खुरची होता है, कुल्हाड़ी वगैरह जो होता है, तो पहले पहले का इस्तेमाल जो करते थे, पत्थर वगैरह से बनाया जाता था, है ना? खुरपी वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ औज़ार का उपयोग फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा कि जो भाले या फिर बाण जैसे हथियार जो बनाने का तरीका था कि उसमें जो पकड़ने वाला था वो लकड़ी या फिर क्या चीज़ का होता था? हड्डी वगैरह का होता था। ठीक है? आगे देखते हैं कि कुछ जानवरों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, ठीक है? ये औज़ारों है, ठीक है? कुछ औज़ारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औज़ार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये पत्थर है, शिला है, ठीक है? इसका उपयोग क्या किया गया है? औज़ार बनाने के लिए, है ना? ये आपका देखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रहने की जगह निर्धारित करना। तो किस प्रकार लोग कहाँ रहते थे इस बारे में देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान पूरा स्थल है, ठीक है? जहाँ आखेटक संग्रह खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि लाल त्रिकोण कहाँ-कहाँ है। तो देख लीजिएगा कहाँ-कहाँ है। ये खाद्य संग्राहक ये भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश वाला, ठीक है? उसके बाद कुरनूल की गुफाएँ हो गया, है ना? और कुछ ये क्या हो जाएगा आपका पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है ये, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने-चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे बसे हैं। तो ये स्वाभाविक है, नदियों, झीलों के किनारे बसना पानी की नितांत आवश्यकता होती है और इसको ध्यान में रखते हुए इनके किनारे बसते थे। ठीक है? चलिए कुछ स्थानों पर हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पहले देखिए जो रेड ट्रायंगल है, लाल त्रिकोण है, ये क्या है? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। दूसरा है ये पूरा पाषाणिक है, ठीक है? उसके बाद जो आपका ये स्क्वायर है ब्लू कलर का, वो है नवपाषाणिक पुरा स्थल और जो आपका ग्रीन कलर का सर्कल है वो महापुरापाषाणिक स्थल है, ठीक है? पुरा स्थल और आरंभिक गाँव हो गया और आधुनिक नगर हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके।
जैसे पहले हम लोग पूरा पाषाणिक स्थल तो हम लोग देख लिए थे कहाँ-कहाँ एक भीमबेटका हो गया और दूसरा हुंसगी हो गया और तीसरा हो गया कुरनूल की गुफाएँ। नवपाषाणिक पुरा स्थल में हम लोग आते हैं तो क्या पाते हैं देखिएगा कि जैसे बुरजहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, चिरांद हो गया जो कि बिहार में पड़ता है, कोल्डिहवा हो गया और महागढ़ा हो गया, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ये देखिएगा दाउज़ली हेडिंग याद रखिएगा ये असम वाला क्षेत्र में पड़ता है। अभी ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि त्रिपुरा या फिर मेघालय वाले क्षेत्र में ना, ये असम वाला क्षेत्र में था, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, तो ठीक है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे जो नवपाषाणिक पुरा स्थल है, उसमें आपका क्या हो गया बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, मगधा, दाउजली हेडिंग उसके बाद हलूर, पय्यमपल्ली, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं महापाषाणिक पुरा स्थल है मीज़ोलिथिक पीरियड का वाला, उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है आदि चंदलूर हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया और हम लोग यहाँ पाते हैं जैसे और कुछ-कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 ही आपको याद रखना है कि आदि आदि चंदलूर हो गया और ब्रह्मगिरी। अब हम लोग कुछ इनाम गाँव तो हम काफ़ी चर्चा में रहता है कि जारवे संस्कृति जो आपका मुंबई वाला क्षेत्र से संबंधित है, जारवे संस्कृति यही रिलेटेड है आपका इनाम गाँव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यहाँ देखा गया है कि सारे जो गाँव है, वो एक सर्कल जैसा बना के रखता है और जो जो ज़्यादा जो प्रभावी व्यक्ति है, उसका थोड़ा-सा ऊँचा स्थान में उस घर था, ठीक है? इस प्रकार रील था, समझे? अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आधुनिक नगर है उसके बारे में अगर थोड़ा-सा मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे जहाँ अच्छे से पत्थर मिल सके। इस चित्रकला में आप क्या देख पा रहे हैं? शैल चित्रकला है कि एक हिरन है, इसका पीछा करते हुए एक आदमी को दिख दर्शाया गया है, ठीक है? चलिए जिन गुफ़ाओं देखिएगा जिन गुफ़ाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफ़ाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है? तो ये देखिएगा थोड़ा-सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना? ये सारा आपका ये शैल चित्र है, ये शैल चित्र है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औज़ार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के विशेष अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ छोड़ गए हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर या कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग-अलग अध्याय में बताया जाएगा। चलिए अब हम आग की खोज के बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। देखिए क्या लिखा है कि कुरनूल की गुफ़ा, ठीक है? यहाँ राख के अवशेष मिले। तो ये एक बात आपको याद रखना कि जो कुरनूल की गुफ़ा में क्या मिला है? राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बदलती जलवायु में क्या-क्या प्रभाव हुआ, ठीक है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है? तो हम लोग देख लिए थे कि जो आइस पीरियड था, उसमें बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर बनना प्रारंभ हो गया था और उन जीवों का एक्सटिंक्ट होना प्रारंभ हो गया था, जो घास का स्थल पर जीवित रहने वाले प्राणी था, ठीक है? यानी कि जो जैसे मान के चलिए पोलर रीजन हो गया, ठीक है? या फिर ऐसा रीजन जहाँ पे उसको खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाता था, लेकिन आइस एज के कारण वो सब क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो यहाँ पे बहुत प्रकार का जीव क्या हुआ, नष्ट हुआ। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ा, वो आइस धीरे-धीरे क्या हुआ, पिघलना प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ धरती का जो मौसम है, जलवायु है, परिवर्तित होने लगा। 12,000 साल पहले की बात है और घास के मैदान का उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर इस मैदान पर आश्रित जो जीव है, जैसे आपका हिरन हो गया, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जीवित रहना प्रारंभ और काफ़ी उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। देखिएगा, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने-पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग उन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही साथ इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, अलग-अलग प्रकार के जीव, अलग प्रकार के जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, तब लोग जानवर के पीछे-पीछे आने लगे, बसने लगे, साथ ही साथ मछली का सेवन करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा है, खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार होती है? देखिएगा, इसी दौरान उपमहाद्वीप में के भिन्न-भिन्न इलाकों में जैसे गेहूँ, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए होंगे। समझ गए ना?
जिस प्रकार ये प्राकृतिक रूप से जहाँ उगा होगा और बटोरना प्रारंभ किया होगा बूढ़े, बच्चे या फिर महिलाएँ, तो वो धीरे-धीरे इन अनाजों के बारे में जानना प्रारंभ किया और धीरे-धीरे बाद में वह कृषक भी बन गया, ठीक है? इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को प्रोत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। वे अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बसने की प्रक्रिया का पालन किस प्रकार हुआ। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ठीक है, अब वो खुद का क्या हुआ, खुद का पौधे उगाने लगे, अनाज उपजाने लगे और जानवरों को देखभाल करने लगे और पालतू बनाने लगे। यह प्रक्रिया ही बसने की प्रक्रिया कहलाई। पौधे और तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं और इनकी वजह से यह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों को चयन होना। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कि जैसे के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवर का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों का के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उनके गुण को सुरक्षित रख सके, है ना? तो ये बात तय हो गया कि जो पौधे बढ़िया पौधे हो जिसके अनाज को संभाल कर रखा जा सके और बाद में उसी अनाज का उपयोग करके अनाजों का पुनः उपजाया जा सके। यह प्रक्रिया पालन करने लगा। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये आपको देखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक नवीन जीवन शैली ये कैसे अपनाए। ठीक है, जैसे तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसी विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बिल्कुल, इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने बहुत से काम शामिल होते हैं, है ना? और कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभल कर करना पड़ता था, बिल्कुल। और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है कि इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो अनाज उत्पादन हुआ, अधिशेष अनाज को इकट्ठा करने की प्रक्रिया बढ़ने लगी थी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन लोग हैं, पूरा पाषाणिक लोग थे, वो जानवरों का सेवन भी करते थे मांस के लिए, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि वही क्या है, एक साधन हो गया खाद्य का। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भंडारण का एक तरीका हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे पता किया जाता है। देखिएगा, जहाँ पुरातत्व वेदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं, यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थानों कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, यह जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई के लिए मिले पौधों और पशुओं की हड्डियां और नमूनों को अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए क्या मिला है, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिला है। ऐसा लगता है कि यह गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों का पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का पहचान भी कर सकते हैं। चलिए अब अस्थायी जीवन की ओर किस प्रकार बढ़ा लोग, उसके बारे में देखते हैं। जैसे पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुरजोम, आपको पता है बुरजोम कहाँ है, कश्मीर का है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। बिल्कुल, ये सीढ़ी बना बना के क्या करता था, गर्त में रहता था। ठीक है?
और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। चलिए अब हम एक गर्तवास का चित्र बारे में देखते हैं। बहुत सारी जगहों के पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया जाता है। इनमें वे औज़ार भी हैं जिनकी धार को एक और पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो देखिए याद रखिएगा, ओखली या फिर मूसल का प्रयोग पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है? आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औज़ारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औज़ार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है? तो ये देखिए आपके क्या है, नवपाषाण युग का क्या है, उपकरण है ये, याद रखना ये नवपाषाण युग का। ये देखिए कहाँ आपका जो है ये नुकीला क्या है, नुकीलापन उसका वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टियों के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोम बर्तनों का प्रयोग बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। साथ ही इसके इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो आपको पता है कि कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी कहाँ? नवपाषाण काल में, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे-धीरे खेती, पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेहरगढ़ जो अब की पाकिस्तान में है ना, तो मेहरगढ़ के जीवन और मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा कि मेहरगढ़ तो हम लोग ढूँढ लिए थे। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ को उगाना, भेड़-बकरी पालन सीखा था, ठीक है? तो हम लोग क्या देखे थे कि कृषि का जो प्राचीनतम स्रोत है, वो आपका मेहरगढ़ से पता चलता है, ठीक है? यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर और जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है? तो चौकोर भी और आयताकार भी घर का अवशेष मिला है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए भी काम आते होंगे। देखिए इस घर को आप गौर से देखें तो यहाँ भंडारण का प्रतीक मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगी-संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिए जाते थे। ठीक है? अब देखते हैं कि मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली है। एक कब्र में मृतक के साथ-साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है? संभवतः इस पर परलोक मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिएगा मृतक है, ये बकरी का है। ठीक है? तो ये सब विचार रखा होगा कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है और वहाँ खाने की व्यवस्था के लिए बकरी को रख दिया जाता था। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक देख लीजिएगा, फ्रांस में कई चित्रकारी थी। देखिए एटलस में फ्रांस ढूँढ लिए, तो फ्रांस आपको पता है कि यूरोप का एक देश है। ये फ्रांस की एक गुफा है। पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों का चित्र है, जिसमें घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सूअर जैसे गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन रंगों का लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ हम लोग देखते हैं नवपाषाणिक पुरा स्थल। तो ये एटलस में तुर्की, तो हमको पता है कि तुर्की एशिया वाला क्षेत्र में है ना। तो देखते हैं क्या है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियां ध्यान में रहे। उस समय तक पहले वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ में लाद कर ले जाया करते थे। चलिए ठीक है, तो हम लोग यह जो चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा चैप्टर की ओर बढ़ेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका बढ़िया से कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है? एनसीईआरटी सीरीज़ खत्म होने के बाद देखिएगा अब हम मेंस वाला जिसे देखिएगा
एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है अभी, ये काफ़ी 1-2 महीना लग सकता है, धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम मेंस का एक-एक क्वेश्चन को आंसर आंसर के साथ करवाया जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।